साथियों नमस्कार। काफी लंबे समय बाद आप सभी से जुड़ने का मौका मिला है। YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पीछे थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास है भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सारे आर्टिकल से विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एवं कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, उन सारे बिंदुओं पर आज की क्लास में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। रीट की एग्जाम का आप सभी को भली भांति पता है कि एग्जाम फरवरी में संभावित है और हो भी जाएगी, ये क्लियर है। तो अपने बिल्कुल पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में जुट जाइए। कुछ तथ्य हैं, आज की क्लास को अगर मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ तथ्य आपको याद होने चाहिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल के आता है वो आता है, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। आपका आंसर हो जाएगा सर 395, 395। क्लियर है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भाई भागों की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर भाग कितने हैं, 22। अब चलते हैं अनुसूची पर। किस पर चलें भाई? अनुसूची पर अगर चलें तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। क्लियर है। ये मूल संविधान में थी और वर्तमान में कितनी है, 12। ये कुछ फैक्ट हैं जो क्लास शुरू करने से पहले आपको याद होने चाहिए। 395 आर्टिकल्स तो मैं आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन 395 आर्टिकल्स में से जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो एक भी आपका मिस होने वाला नहीं है। कौन कौन से आर्टिकल से किस किस प्रकार का प्रश्न कौन सी एग्जाम में पूछा गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। क्लियर। सबसे पहले अनुच्छेद 1 की मैं बात कर लूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जब आप भाग 1 पढ़ते हो ना भारतीय संविधान का, और भाग 1 किससे संबंधित है, सबसे पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि भाग 1 किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा सर भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन मिलता है और ये संघ एवं राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है कि भाई राज्यों का निर्माण कैसे होगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा, नाम, सीमा में परिवर्तन, नए राज्य का प्रवेश, ये सारा वर्णन मिलता है भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और इन 4 आर्टिकल्स में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 1, जिसमें है क्या है भाई, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर है। संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये वर्णन करता है भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। क्लियर है। अब इसमें से देखो प्रश्न कैसे कैसे बने हैं। एक प्रश्न यहां से बहुत अच्छा ये बनता है कि अनुच्छेद 1 में भारत के लिए कितने नामों का प्रयोग होता है। आपका आंसर होगा सर 2। कौन कौन से? भारत अर्थात इंडिया। दूसरी बात आती है इस यूनियन को लेकर, क्योंकि फेडरल और यूनियन दोनों का जो मतलब होता है ना वो संघ होता है, लेकिन भारत क्या है भाई, भारत एक यूनियन है, फेडरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इससे मतलब क्या निकल के आता है? इससे मतलब आता है सर कि राज्यों का पुनर्निर्माण हो सकता है। 2 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य का विघटन करके 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी संघ अर्थात भारत का विनाश नहीं होगा। भारत एक अविनाशी संघ है और यही अंतर होता है फेडरल एंड यूनियन में। क्लियर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के लिए 2 नामों का वर्णन करता है, भारत और इंडिया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है।
चलते हैं अनुच्छेद 5 पर। दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 आप देखते हो भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2, और भाग 2 में आर्टिकल है 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11 तक है। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट? तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक डेट आप पढ़ते हो 26 नवंबर 1949। क्या डेट है भाई? ये डेट है 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विधि दिवस, संविधान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। या मैं बात करूं आंशिक रूप से लागू होने की तिथि, तो आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। 26 नवंबर 1949। और ये अनुच्छेद 5 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको इसी दिन लागू कर दिया गया था। कौन कौन से आर्टिकल थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 388, 392, 393, 394, ये आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 एक इंपॉर्टेंट है। और क्या प्रावधान है सर इसमें? इसमें है सर नागरिकता संबंधी प्रावधान, कि लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, ये वर्णन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। आर्टिकल 5 से इतनी बातें आपको याद हो गई हैं। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और इसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। जबकि आपको पता है भारतीय संविधान लागू कब होता है पूर्ण रूप से? तो पूर्ण रूप से लागू होता है सर 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को हम मनाते हैं सर गणतंत्र दिवस। 2 आर्टिकल क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जब आप पढ़ोगे तो भारतीय संविधान का भाग 3, भाग 3 क्या है भाई? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्लियर है? भाग 3 याद करा रहा हूं, मौलिक अधिकार है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है सर? मौलिक अधिकार है। और इसी भाग 3 को हम देते हैं भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा। ये सारे प्रश्न भी आपको क्लियर हो रहे हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? आपका आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में क्या है सर? मौलिक अधिकार है। और अगर ग्रहण करने की बात आ जाए तो सर हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण कर लिया सर कहां से? अमेरिका से। एक तरह से अमेरिका से हमने क्या कर लिया सर? ग्रहण कर लिया। ये सारे डाटा हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 14 पर, और अनुच्छेद 14 में क्या है सर? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसका वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 14 में। और विधि के शासन की अगर सबसे पहले कोई बात करता है तो वो करता है सर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ देने वाला जो विद्वान है वो है डायसी। कौन है? डायसी। अगर विधि के शासन की जिस विद्वान ने सबसे पहले बात की तो वो है डायसी। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 15 पे चलूं। अनुच्छेद 15 में है सर कि क्या है भाई? मूल वंश। मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, है ना? लिंग, वंश, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर
भेदभाव, भेदभाव जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर, जाति रह गया क्या, जाति मूल वंश जन्म स्थान लिंग जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि मूल वंश जन्म स्थान लिंग जाति आदि के आधार पर आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर मैं अनुच्छेद 16 की बात करें तो 16 में आता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता अर्थात अगर सरकारी नौकरियां हैं उनमें किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये वर्णन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। 17 का आप सभी को भली भांति पता है, काफी सारी एग्जामों में आता भी है और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का निषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भाग चल रहा है 3। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 18 में क्या है सर, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है ना, और सेना के क्षेत्र में उपाधियों में अपवाद है, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात इसमें उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप कर्नल ब्रिगेडियर वगैरह, ये क्या है, ये रैंक है, तो ये एक तरह से उपाधि नहीं है ना। क्लियर है। तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में आपको प्रदान की जा सकती है, बाकी और में नहीं है। कुछ और काफी सारे विस्तार से हैं ऐसे, तो जब आप अनुच्छेद 18 पढ़ोगे, मैंने मूल अधिकार पर रिलेटेड एक विस्तार से वीडियो बना रखी है, यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, वहां पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विस्तार से वीडियो है ना। क्लियर है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या कहता है भाई, जैसे 14 से 18 है ना, अनुच्छेद 14 से 18 जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है, उसमें है सर समानता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार। जब आप पढ़ते हो अनुच्छेद 19 से लेकर 22, तो 19 से 22 क्या है भाई, 19 से 22 में है सर स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है सर, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे, तो आपका आंसर होगा सर 7 थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 6। कौन सा आर्टिकल हट गया है, अनुच्छेद 31 में वर्णित जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, और ये वर्तमान में अनुच्छेद 300A में एक सामान्य कानूनी अधिकार है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 31 वर्तमान में नहीं है, एक मौलिक अधिकार हट गया है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6, और मूल संविधान में कितनी थी, 7। क्लियर है। अनुच्छेद 21 पर एक बार चले हम। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। एग्जामिनर यहां से आजकल खूब प्रश्न पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि एक आर्टिकल है 21A। 21A जोड़ा जाएगा भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और 21A क्या है सर, 21A है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक है ना, कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इनको प्रदान की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 21A इंपॉर्टेंट लगा लेना है, अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 21A को। चले भाई, नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक हैं, उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। अगर क्लास पूछ ले तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक। क्लियर है।
इससे और भी अमेंडमेंट होगा बाद में जाके, आप अनुच्छेद 45 पढ़ोगे मूल कर्तव्यों में, वहां पर भी है। अब चलते हैं सर अनुच्छेद 23 पर। सॉरी, अनुच्छेद 23 बलात् श्रम, बलात् श्रम मानव दुर्व्यापार। अब बलात् श्रम में क्या आता है? बलात् श्रम में आता है सर, जैसे पहले चलती थी ना बेगार प्रथा, बेगार करवाते थे, है ना, छोटी जो एक तरह से मैं कहूं निम्न कुल के जो लोग थे, निम्न वंश के, उनके लोगों से खूब बेगार करवाते थे पहले उच्चकल के लोग। तो ये जो बेगार प्रथा है, बलात् श्रम है, मानव दुर्व्यापार है ना, इन सभी का प्रतिषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, है ना, क्लियर है, अनुच्छेद 23 है। अब चले सर अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है ना, उन बालकों को आप क्या नहीं कर सकते, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में, किसमें भाई, जोखिम भरे कार्यों में आप नियोजन नहीं कर सकते। उस नियोजन का प्रतिषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 23 और 24 है ना, कभी कभार सुमेलित करवाने वालों में प्रश्न पूछ लेता है, यह है सर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मैंने अब तक आपको 3 अधिकार पढ़ा दिए हैं। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा अधिकार आता है अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चले चौथे अधिकार पर। चौथा अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। कौन सा है भाई? 25 से लेकर 28 आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो आर्टिकल है वो पांचवा अधिकार है वो है 29 से लेकर 30 तक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कौन सा है भाई? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30, ये पांचवा अधिकार। छठवां जो अधिकार पहले था अनुच्छेद 31 संपत्ति वाला, इसको निरसित किया जा चुका है। क्या कर दिया है? निरसित मतलब हटा दिया गया है, वर्तमान में नहीं है। और लास्ट जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। इंपोर्टेंट लगा लेना है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, फेवरेट आर्टिकल यही है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? देखो, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। और कब जारी करेगा? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकारों का हनन होने की दशा में आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अनुच्छेद 32 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट और 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के द्वारा 6 प्रकार की रिट। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है हाई कोर्ट। क्लियर है? ये बातें क्लियर हुई। कुछ और तथ्य अनुच्छेद 32 से जो बनते हैं वो बनते हैं भाई क्या? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इस आर्टिकल को, कौन से आर्टिकल को? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दे देते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना है, प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा की संज्ञा प्रदान की है, तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? हमने यात्रा शुरू की थी अनुच्छेद 1 से, और अनुच्छेद 1 से हमने यात्रा तय कर ली है कहां तक? अनुच्छेद 32 तक। क्लियर है? पहला अनुच्छेद संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 5 की बात करें, नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 है।
और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है भाग 2 में। इसके बाद हमने आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता। 15 हमने पढ़ी थी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमने 16 पढ़ा आर्टिकल, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बालक हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 25 जो है वो वर्णन करता है धार्मिक स्वतंत्रता, जब आप पढ़ोगे तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का। इसके बाद हमने अनुच्छेद 31 भी देखा था। अनुच्छेद 31 में आपको वर्णन है संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 23 हमने पढ़ा मानव दुर्व्यापार बलात्संग का प्रतिषेध है। 24 में 14 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बालक हैं उनको जोखिम भरे कार्यों में लगाया नहीं जा सकता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। चले भाई नेक्स्ट पर, अनुच्छेद 39A भाग 4। कौन सा भाग? भाग 4। और भाग 4 में क्या है भाई? भाग 4 में है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से है। नीति निर्देशक तत्व हमने संविधान में कहां से ग्रहण कर लिए? तो आयरलैंड से ग्रहण कर लिए। और आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आप आर्टिकल बता दोगे सर कौन सा? कि आर्टिकल जो है ना सर, एक मिनट, आर्टिकल है सर अनुच्छेद, कलर चेंज कर लेता हूं, अनुच्छेद कौन सा है भाई? 36 से लेकर 51। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। राज्यों के लिए एक तरह से निर्देश प्रदान किए गए हैं, लागू नहीं करना ये राज्यों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। जबकि भाग 3 मौलिक अधिकारों का हननों की दशा में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा। ये सारे कुछ डेटा है जो आपको याद होने चाहिए। 39A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सुमेलित करवाने वाला। एक साइड आपको दे देंगे आर्टिकल और दूसरी साइड आपको दे देंगे उनमें वर्णन, कि भाई एक साइड अनुच्छेद 39A दे दिया, आपको पता होना चाहिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A। अगर मैं अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना है। जो मैं कह रहा हूं ना इंपॉर्टेंट, वो आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अर्थात गांधी जी के सपने को साकार अगर भारतीय संविधान के कोई से अनुच्छेद ने किया, ग्रामीण स्वराज, ग्राम स्वराज्य की बात कौन करते थे? ग्राम स्वराज की बात करने वाले थे गांधी जी। और ग्राम स्वराज की अवधारणा को अगर भारतीय संविधान का कोई अनुच्छेद परिकल्पित करता है तो वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। क्लियर है? ग्राम पंचायतों का गठन। बात करें सर 44 क्या कहता है? समान सॉरी समान सिविल संहिता, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गोवा में लागू है ना? अगर ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है कहां पर लागू है, एकमात्र राज्य है जो गोवा जिसने लागू किया है अनुच्छेद 44 को। क्योंकि देखो लागू करना नहीं करना तो राज्यों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि डीपीएसपी है। अनुच्छेद 45 इंपॉर्टेंट लगाने लगा है। अनुच्छेद 45 है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मैंने आपको पहले भी बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला है। 6 से 14 आयु वर्ग का बालक है। कक्षा कौन सी है भाई? कक्षा 1 से लेकर 8 है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पर अगर मैं चलूं, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग होंगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की जाती है, कौन करता है भाई?
अनुच्छेद 50, इसका मतलब इसमें बात की गई है सर शक्तियों के विभाजन की। शक्तियों के विभाजन को अगर डीपीएसपी में कहीं दर्शाया गया है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में आप पढ़ते हो विदेश नीति, पंचशील सिद्धांत, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 और 36 से लेकर 51 तक थे डीपीएसपी, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 है और यहीं पर होते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व खत्म। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर है। नेक्स्ट आर्टिकल है 51A। क्लियर? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं 51A से। 51A सबसे पहले भाग कौन सा है? तो सर भाग है 4A। 4A देखो, ये जो कैपिटल है ना, ये जब भी कैपिटल अक्षर आएगा ना, आपको याद रख लेना है कि सर बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। तो बाद में जब भी जुड़ेगा इसका मतलब कोई अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट हुआ सर कौन सा? सॉरी, 44वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा होगा? सॉरी 86वां नहीं, वो 42वां संविधान संशोधन होगा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य ले लिए सर हमने यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस से। कहां से ग्रहण किए? तो सोवियत संघ रूस से हमने ले लिए। आर्टिकल है 51A। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? आपका आंसर होगा सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम हो गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने इसमें 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? आपका आंसर होगा सर 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है सर? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है सर 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ेगा। बिल्कुल सर, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ा है। कौन सा है सर? ये बिल्कुल वही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड है, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड है। इसका मतलब 86वां संविधान संशोधन होगा 2002 में। इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको 51A से याद रखना है। भाग अगर पूछा जाए 4A है, बाद में जुड़ा है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उसने सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की, लेकिन जोड़े गए थे 10, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे है सर? 86वां संविधान संशोधन 2002 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और इस आर्टिकल ने आपको पता है 21A जोड़ा, 45 भी इससे रिलेटेड है, और 51A में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इस पर भी इफेक्ट है 86वें संविधान संशोधन 2002 का। चले सर नेक्स्ट। बिल्कुल, अब हम आ चुके हैं सर संघ सरकारों पर। अनुच्छेद 52 से लेकर 51, जब आप भाग 5 पढ़ोगे, कौन सा? भाग 5। भाग कौन सा आ गया सर? भाग आ गया 5। संघ सरकार है, और संघ सरकार में हम पूरा कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, संसद आएगा, महान्यायवादी आएगा, कैग आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आने वाला है। बिल्कुल इन सारे पर विस्तार से चर्चा रहेगी। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न कैसे बनेंगे। अनुच्छेद 52 इंपॉर्टेंट लगा लेना है, पूछा जा सकता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सर, दो नहीं होंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये वर्णन करता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी सर? कार्यपालिका सहित होंगी, निहित होंगी राष्ट्रपति में। अर्थात
कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में है। या पूछा जा सकता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आपका आंसर होगा सर राष्ट्रपति होता है। आप पढ़ते हो अनुच्छेद 53(2). कौन सा पढ़ते हो? अनुच्छेद 53(2), क्योंकि खूब पूछा जा चुका है कि भारतीय जो तीनों सेना है ना, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, ऑल आर्म फोर्स कौन होगा सर? प्रेसिडेंट ही होगा। और ये बताता है सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(2). दो आर्टिकल क्लियर हुआ राष्ट्रपति के। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है, और 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी या कार्यपालिका का प्रधान होगा। 53 54 में अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचक मंडल। 54 सॉरी, अब ये थोड़ी ऐसी है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो निर्वाचक मंडल का कहने का तात्पर्य है कि भारतीय राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा ना, तो उस निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? तो बिल्कुल देखो, मनोनीत जो सदस्य है ना, मनोनीत कोई भी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमएलसी हो सकता है, या है ना एमपी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और निर्वाचित सदस्य कहां के लेंगे भाई? संघ के लेंगे, राज्यों के लेंगे। बिल्कुल देखो, एमपी होंगे, निर्वाचित एमएलए होंगे, और दो है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी। इन दो केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये निर्वाचक मंडल है 54। 55 की अगर मैं बात करूं तो 55 में आती है सर निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या है सर? अनुच्छेद 55 करता है निर्वाचन प्रक्रिया की बात, और निर्वाचन प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। देखो, ये जो क्लास है ना, मेरा प्रयास है कि रिवीजन है। हालांकि डिटेल्स वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, डिटेल में है। राष्ट्रपति को मैंने विस्तार से समझा रखा है ना। लेकिन मेरा प्रयास है कि एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है ना, एक बार उनको एक क्लास में जल्दी में रिवाइज करा दूं। क्लियर है? 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा, 54 में निर्वाचक मंडल है, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। निर्वाचन की प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगर मैं 56 की बात करूं तो 56 में है कार्यकाल। क्या है भाई? 56 में है कार्यकाल, और 56 में होता है पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष भाई? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर मैं 57 की बात करें, 57 में है पुनः निर्वाचन। क्या है सर? 57 में है पुनः निर्वाचन, अर्थात एक भारत का कोई राष्ट्रपति है, वो अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है, इस पर क्या है भाई? संविधान मौन है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात में करूं तो अमेरिका में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार, कितने बार? अधिकतम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, इस पर भारतीय संविधान मौन है पुनर्निर्वाचन में। क्लियर? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 58 में है सर राष्ट्रपति पद की योग्यता। क्या है? योग्यता में 35 वर्ष आयु और भारत का नागरिक। 2 योग्यताएं आपको रट लेनी है। कुछ आपको गाइड बताती हैं कि वो संसद का सदस्य होने की योग्यता रखता है, भैया रखता है, दिवालिया पागल घोषित नहीं हो, है ना, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये योग्यताएं नहीं है, केवल भारत के राष्ट्रपति की 2 योग्यताएं हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है। 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक, अर्थात अगर भारत का नागरिक नहीं है, क्लियर है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद की शर्तें। क्लियर है? राष्ट्रपति पद की जो सेवा शर्तें हैं उनका वर्णन करता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का वर्णन करता है। जब आप भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ोगे ना
तो अनुसूची 3 में है शपथ। क्या है भाई? अनुसूची 3 जो है वो शपथ से रिलेटेड है। क्लियर? अब शपथ जब भी आएगी तो सभी पदाधिकारियों की शपथ अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी जो शपथ है वो अलग से अनुच्छेदों में वर्णित हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करता है अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की बात करता है अनुच्छेद 69 और राज्यपाल के शपथ की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159। ये 3 जो पद हैं, इन 3 पदाधिकारियों की शपथ का अलग से वर्णन है। बाकी अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में। 60 में क्या भाई? राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया है महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण कर ली सर? हमने ग्रहण कर ली अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन डिटेल्स में आप पढ़ोगे जब मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो बनाई है वो। बाकी मैं बता दूं 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटता है, अदरवाइज हटता नहीं है। और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट, अनुच्छेद 63 इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और ये कौन होगा भाई? ये होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। क्लियर है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना? और ये उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 69 की बात करें तो अनुच्छेद 69 मैंने आपको अभी क्लियर किया था, उपराष्ट्रपति पद की शपथ का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 72। इंपोर्टेंट लगा लेना है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है ना? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। एग्जाम में एग्जामों में काफी बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में है सर महान्यायवादी। महान्यायवादी का वर्णन किया गया है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है महान्यायवादी से कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। काफी बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का वर्णन किस में है सर? अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में अगर प्रथम महान्यायवादी की आपसे पूछी जाए, कौन भाई प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी थे। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कौन महान्यायवादी है, तो वर्तमान में है सर R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी वर्तमान में भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 76 में वर्णन मिलता है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल, है ना? MC शीतलवाड़ से पहले के वेणुगोपाल हुआ करते थे। चले सर अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। और संसद किससे मिलकर बनेगी? तो संसद बनेगी सर इसमें राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होगा और संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 जब आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 80 में है सर राज्यसभा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है सर? एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। आपको पता है राज्यसभा के सदस्य का, है ना? वैसे ये स्थायी सदन है क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 83 जब आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 83 में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। क्या करेगा सर? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त शक्ति अनुच्छेद 83 में राष्ट्रपति को प्रदत्त है और 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत करेगा। बात करें सर नेक्स्ट आर्टिकल की अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में वर्णन है सर लोकसभा का। और लोकसभा
निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। ये भारतीय संविधान का है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 108 इंपॉर्टेंट लगा लेना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। काफी बार इससे प्रश्न पूछा गया है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है? एक अच्छा प्रश्न यहां से बनता है कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो आपका आंसर होगा सर, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेगा राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर होगा कि अध्यक्षता करता है सर लोकसभा का स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा और संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा, आहूत किया जाएगा किस पर भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस पर बुलाया जा सकता है बताओ? कोई वित्त विधेयक पर या संविधान संशोधन विधेयक पर बुलाया जा सकता है क्या? संविधान संशोधन पर या कोई वित्त विधेयक पर? आपका आंसर होगा नहीं सर, केवल और केवल सामान्य विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है। और अब तक कितनी बार बुलाया गया है? आपका आंसर होगा सर 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब? 1961 में दहेज को लेकर एक दहेज अधिनियम था। 1978 में आपको पता है एक बैंकिंग अधिनियम था और एक था पोटा था 2002। कौन सा था? ये बैंकिंग अधिनियम पोस्ट ऑफिस वाला है ना 1978। और 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 3 बार अब तक भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन का वर्णन कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 108 में है। कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। अध्यक्षता कौन करेगा सर? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है? तो आपका आंसर होगा सर 3 बार, 1961, 1978 और 2002 में 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। नेक्स्ट सर चले अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 कहता है सर वित्त विधेयक, धन विधेयक, है ना? एक मिनट, धन विधेयक 110 में क्या है भाई? 110 में है सर धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा है 110 में। अब चले सर अनुच्छेद 112 पर। अनुच्छेद 112 में आता है सर वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण हम सामान्यतः एक शब्द प्रयोग करते हैं सर, बजट। क्या प्रयोग करते हैं सर? बजट। लेकिन बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 112 में वर्णन मिलता है बजट नहीं अपितु वार्षिक वित्तीय विवरण। एक सरकार का सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के दौरान आय व्यय का जो लेखा है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 है। नेक्स्ट है सर अनुच्छेद 123। इंपॉर्टेंट है सर अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? आपका आंसर होगा सर अनुच्छेद 123। जब भी संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है और तुरंत प्रभाव से किसी प्रकार की कानून की आवश्यकता हो तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से अध्यादेश जारी कर सकता है। जब भी सदन आहूत होगा, जब भी संसद का सदन कोई आएगा अस्तित्व में तो तुरंत प्रभाव से फिर उस पर बहस करनी पड़ेगी और उसकी अधिकतम अवधि वगैरह क्या है वो सारी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 123 में है सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर वर्णन है। किसमें सर? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है सर अनुच्छेद 129। इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अनुच्छेद 129 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाएंगे वो एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनको एक अभिलेख के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा आगे चल के। तो ये सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट है सर अनुच्छेद 143। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर जब उसको आवश्यकता पड़े तो परामर्श ले सकता है।
सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श दे सकता है, नहीं दे सकता है, और राष्ट्रपति भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया तो उसको माने नहीं माने कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 143 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्यायालय है। अनुच्छेद 148, एक मिनट, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में है सर कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कैग, यह है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। अगर प्रथम कैग की मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में प्रथम कैग कौन थे, तो वी नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव ये प्रथम नियंत्रक, बेनेगल नरसिंह राव ये प्रथम कैग थे। और वर्तमान में अगर आपसे कैग पूछ लेना कि वर्तमान में कैग के पद पर कौन है, तो आपका आंसर होगा सर संजय मूर्ति, आर संजय मूर्ति, जिनको हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। यह अनुच्छेद 148। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर, नेक्स्ट क्लास भी रहेगी और 2 क्लासेज में ये क्लास कवर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। मिलता हूं कल इसी समय, बिल्कुल तैयार रहें। धन्यवाद।